अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट का। आज हमने बड़े अहम इश्यूज़ डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज प्रोग्राम में एक सोशल इशू के ऊपर बड़ा रुझान बढ़ता जा रहा है, देखने में आ रहा है। ख़ास तौर पर हमारे जो नौजवान हैं उनमें ज़रा इस इशू को अपने तज्ज़ियाकारों की निगाहों से देखेंगे कि वो क्या राय रखते हैं इसके ऊपर। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने महंगाई के ख़िलाफ़ कल एहतजाज किया, इसके ऊपर अपने तज्ज़ियाकारों की राय जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे नैब और इलेक्शंस एक्ट में जो तरमीम की गई हैं मौजूदा हुकूमत की तरफ से, उसके ऊपर हमने देखा कि इसके ऊपर एक पॉलिटिकल नैरेटिव तो है, लेकिन कानूनी इसका पहलू ये भी कि सदर मुमलिकत ने जॉइंट सेशन से जो पास हुआ था, चाहे वो नैब तरमीमी बिल 2022 हो या फिर इलेक्शंस एक्ट 2022 हो, उसमें जो तरमीम की गई हैं उनको रिजेक्ट कर दिया। और आज भी नैब तरमीम को उन्होंने रिजेक्ट किया और इसकी वजह वो कुछ यूँ बताते हैं। वो कहते हैं कि उनका ज़मीर गवारा नहीं करता कि वो ये जो नैब में तरमीम की गई हैं इसके ऊपर दस्तखत करें, इसको मंजूर करें। वो ये समझते हैं कि ये बहुत ही रिज्जत पसंदाना कानून है, उसमें जो तरमीम की गई हैं ये बिल्कुल ही जो ताकतवर बाअसर लोग हैं उनको खुली छूट दे देगा, वो कानून के ताबे नहीं होंगे, और जो कमज़ोर तबका है वो पिसता चला जाएगा। सबको खुली छूट दे दी गई है। इसमें जो करप्शन है, जो बदउनवानी है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकेगी सदर मुमलिकत के मुताबिक। इसका मौक़िफ़ ये है। लेकिन इसके ऊपर ये भी सच कि पहले भी वो इन दोनों बिल्स के ऊपर जो मंजूरी के लिए दस्तखत थे उन्होंने नहीं किए, उसके बाद जॉइंट सेशन से पास करवाया गया जो कानूनी तरीक़ाकार होता है, और जब वहाँ से भी पास हो गया और अब सदर मुमलिकत ने इसको रिजेक्ट कर दिया है, तो बिल तो ये दोनों 10 दिन के अंदर अमल दरामद इनके ऊपर हो जाएगा, ये हिस्सा बन जाएंगे कानून का। लेकिन मामला ये है कि हम देख रहे हैं यके बाद दीगरे सदर मुमलिकत कानून साजी को मंजूर नहीं कर रहे, उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है, किस हद तक वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर सकते हैं, अपने तज्ज़ियाकारों से ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। जिसके लिए बुनियादी सवाल हमारा कुछ यूँ ही कि सदर पाकिस्तान की जानिब से अहम तरीन बिल्स को बगैर मंजूरी के वापस भिजवाने की वजह क्या है। ओपन ऑप्शन है हमारे तज्ज़ियाकारों के पास। आज पैनल पर साथ दे रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, सलीम साफ़ी साहब, मज़हर अब्बास साहब और रीमा उमर साहिबा भी हमारे साथ स्काइप के थ्रू मौजूद है। सलीम साफ़ी साहब, आपसे भी मैं जानूंगी कि आपका मौक़िफ़ इसके ऊपर क्या है। भट्टी साहब, सबसे पहले आपकी राय जानना चाहूँगी। कुछ वजूहात बताएं भी है सदर मुमलिकत ने। आज फवाद चौधरी साहब ने भी इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इमरान खान भी इसके ऊपर एक मौक़िफ़ अपना चुके हैं। आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं? क्या जो सदर स्टांस ले रहे हैं दुरुस्त है? मैडम शेख, बिलाशुबा सदर वफाक का नुमाइंदा होता है। बिलाशुबा पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद, काबीना की मंजूरी के बाद, या वज़ीर आज़म या वफाकी हुकूमत जो चीज़ भेजती है सदर को उसे आइन की रूह से मानना होता है, मंजूर करना होता है। और ये भी पता है कि वो एक नहीं मानेंगे तो 10-15 दिन के बाद वो ये खुद ब खुद मंजूर हो जाएगी। और चलो ये जो EVM है और ओवरसीज़ वोटिंग पे सदर ने ये भी कह दिया है कि ये मेरे लिए बड़े तकलीफ़ दे अमर है कि मैं बिल पे साइन नहीं कर रहा, लेकिन चूँकि मैं EVM से ओवरसीज़ वोटिंग के साथ और मुंसलिक रहा हूँ, इसलिए मैं इस पे ये स्टांस ले रहा हूँ। और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और फिर ओवरसीज़ वोटिंग और फिर उन्होंने इस पे अपना मौक़िफ़ भी दिया। लेकिन मैडम शेख, बात यह है कि ये क्या वैसे मजाक है, क्या एक मिजाहिया फिल्म है? क्या आप यानी ये वो आप ये इस पार्लियामेंट को छोड़ें जिसमें एक फ़र्द जुर्म जिस पर लगनी थी वो वज़ीर आज़म बन गया है और वो वज़ीर आज़म बनकर कायदे ऐवान की सीट पे बैठा है, और एक मुनहरफ आदमी जिसने 2023 में वोट लेना है मुस्लिम लीग नून से, वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बन के बैठा है। और मुझे कहा रहा है कि इस पार्लियामेंट को सलाम ठोको, या सदर को कहा जा रहा है कि इस पार्लियामेंट का जो भी हम वो चीचो चीज गंडेरियां दो तेरियां दो मेरियां करके भेजेंगे उसे मंजूर करो। सदर एक इंसान भी है, सदर पाकिस्तानी भी है, और सदर का ज़मीर भी होना चाहिए। जब पार्लियामेंट मुशर्रफ को बावर्दी सदर बनाने की करारदाद भेजेगी, ये पार्लियामेंट जो हमारे यहाँ पार्लियामेंट होती है, तो क्या सदर को फौरन मंजूर कर लेना चाहिए? क्या जब नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट नाअहल करार देती है, पार्लियामेंट नाअहलियत को अहलियत में बदल के भेजती है, सदर को मंजूर कर लेना चाहिए। और जो नैब में डाका डाला गया है, जिस तरह डाला गया, आपको 2-3 कवानीन से इतराज था, वो जो प्ली बारगेन और कैद से और वो जो चेयरमैन के रिमांड से, आपने तो सारा नैब ही बदल दिया। आपने तो इतनी तबाही फेर दी, दिन दिहाड़े करप्शन को जायज करार दे दिया, जंगल का कानून बना दिया। अब कोई किसी बाख्तियार के खिलाफ, ताकतवर के खिलाफ कोई अफसर, सरकारी अफसर कोई केस कर सकेगा?
नहीं कर सकेगा। 5 साल जेल जाना है। तहफ़्फ़ुज़ात उठा रहे हैं सदर साहब, वो बिल्कुल दुरुस्त है। ये जो ज़मीर की आवाज़ की आपने सदर मुमलिकत की बात की, तो भट्टी साहब बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। जरा इसको डिबेट के स्टाइल में आगे बढ़ाते हैं। रीमा के पास में लेके जाना चाहूंगी। रीमा, आइन में, कानून में सदर मुमलिकत की आवाज़, उनके ओहदे की, ज़मीर की आवाज़ की कितनी गुंजाइश है, कितनी अहमियत है? सिर्फ सर मैं वापस आती हूँ आपके पास, क्योंकि सच तो यहाँ पर मैडम शेख गुंजाइश नहीं होगी, लेकिन लेकिन खुदा के लिए ये ना करें जो आप कर रहे हैं। आप इस तरह किस तरह कर सकते हैं सर? तो इसका तो बड़ा आसान सा तरीका था ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आती, कौमी असम्बली में अपोजिशन का किरदार अदा करती और रुकवा देती है, बिल्स ना पास होने देती। लेकिन इस वक्त जो हम डिबेट कर रहे हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया ज़मीर की आवाज़ का, जो सदर मुमलिकत भी कहते हैं मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। रीमा, आसान तरीका था कि भट्टी साहब किसी और को सुन ले प्लीज। इमरान खान रहते, ये भी नहीं, कोई ये आसान तरीका नहीं था अलीना। अच्छा। ये कोई आसान तरीका नहीं था। जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था वो कानूनी तरीका कार था। नंबर्स पूरे हुए। जो पीटीआई की नहीं आसान नहीं, सॉरी, आसान क्यों होता? अगर आप एक आईनी चीज, आपने तरीका कार है उसका इस्तेमाल किया। जो पहले पीटीआई के साथ उनके इत्तेहादी थे, उन्होंने साथ छोड़ा, वो अपोजिशन के साथ मिले और उन्होंने वोट देके एक नई हुकूमत बनाई जो एक तरह से एक यूनिटी गवर्नमेंट है। पीटीआई का फैसला था कि उन्होंने पार्लियामेंट, उन्होंने नेशनल असेंबली, सर ठीक है, पॉइंट एस्टैब्लिश हो गया, वो भी वजाहत कर रहे हैं। भट्टी साहब आपका भी पॉइंट आ गया, ठीक है भट्टी साहब आपका भी पॉइंट आ गया। अब रीमा को बात करने का मौका दें। नहीं करना चाहिए, आपका आईनी व्यूअर्स को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। भट्टी साहब प्लीज डिस्ट्रैक्ट को, भट्टी साहब पॉइंट बिल्ड करके ना करें, ये जस्ट भट्टी साहब डिबेट डाइग्रेस कर रही है। आपका मजाक हमने सुन लिया, रीमा ने उसके ऊपर वजाहत दे दी, क्लियर हो गया पॉइंट। अब आगे चलते हैं, जो मामला है उसको डिस्कस करते हैं। मजाक में तज्जिया होता है, ये ऑडियंसेस को मिसगाइड करता है, मिसलीड करता है, तो मेरी नजर में उसको क्लैरिफाई करना जरूरी है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, एक और हुकूमत बनी। ये पीटीआई का फैसला था कि उन्होंने नेशनल असेंबली की सीट्स अपनी छोड़ दी, लेकिन अभी भी वो रखा हुआ है। इन्होंने ऑप्शन स्पीकर के सामने आके नहीं वेरीफाई कर रहे कि उन्होंने विलिंगली छोड़ी है, ये आप रहने दें। तो ये जो बात है, कोई ऑपोजिशन ही नहीं है, हम इसका मजाक उड़ाते हैं कि पार्लियामान मजाक बन गई। ये अगर बनी है जिन लोगों के लिए, वो पीटीआई को कसूरवार ठहराएं। ये हुकूमत की गलती नहीं है कि कोई ऑपोजिशन नहीं है सीरियस नेशनल असेंबली में। अच्छा। दूसरी बात ये, प्रेसिडेंट अलवी का अगर एज एन इंडिविजुअल ज़मीर है तो वो अपना कानूनी आईनी रोल पूरा करें, और एज एन इंडिविजुअल उन्होंने कोई बात करनी है तो अगर मौका हो तो करें। उन्होंने अपना कई बार, जब से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया है, हमने देखा है प्रेसिडेंट अलवी आइन के बिल्कुल सुपरसीड कर रहे हैं, उसको आइन के खिलाफ काम कर रहे हैं, अपना रोल निभा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। वो हिस्ट्री में एक बहुत एम्बैरेसिंग प्रेसिडेंट की तरह जाने जाएंगे। तीसरी बात ये, कोई इसका लीगल पहलू ही नहीं है, कोई इसका स्टेटस ही नहीं है। उन्होंने अगर साइन नहीं किया, फिर भी ये कवानीन जो हैं ये इम्प्लीमेंट होंगे, दे विल बी डीम्ड किया जाएगा। सोचा यही जाएगा कि उन्होंने दस्तखत कर दी, तो क्या फायदा इसका हुआ? सिर्फ उन्होंने एक रेट्रिक जो पीटीआई आजकल कर रही है उसको आगे वो लेके गए। आखिरी बात अलीना, जमीर जो है ना, अगर उनका जागना था वो तभी जागना था जब जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भेजा गया, जो इमरान खान साहब ने खुद कहा कि गलत किया मैंने, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा मैलिफाइडे था। तब प्रेसिडेंट अलवी का ज़मीर क्यों नहीं जागा? तब भट्टी साहब जैसे लोगों ने रिपोर्ट कार्ड पे आके क्यों नहीं कहा कि क्यों प्रेसिडेंट अलवी ने वो रेफरेंस भेजा? जब पीका के कानून में तरमीम लाई गई ऑर्डिनेंस के जरिए प्रेसिडेंट अलवी के नाम से, तो तब ज़मीर क्यों नहीं जागा? तो थोड़ा सा कंसिस्टेंसी देख लीजिए। वो एक ऐसी चीज कर रहे हैं जो गैर कानूनी है, जो आईन इजाजत नहीं देता। एक ऐसी और सहारा एक ऐसी चीज का ले रहे हैं जो कोई भी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स फॉलो करेगा आपको बताएगा एक मजाक है। एक आखिरी चीज, भट्टी साहब ने कहा कि पार्लियामेंट ने जो भी पास कर दे, ऐसा कैसे हो सकता है? पार्लियामेंट पे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। वो चेक्स एंड बैलेंसेस प्रेसिडेंट नहीं रखते, वो चेक्स एंड बैलेंसेस पार्लियामेंट के अंदर से आते हैं, आइन से आते हैं और सुप्रीम कोर्ट करती है।
तो ये जो आपके पास रास्ते हैं ये आप अपनाएं। प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रा पार्लियामेंट्री बॉडी बनने की कोशिश ना करें। इनका प्लान ये हो सकता था, लेकिन अभी पाकिस्तान में सदारती निजाम नहीं है। अच्छा, पार्लिमानी रीमा एक चीज जरा वाजे कर दीजिएगा, आप ये कह रही हैं कि प्रेसिडेंट ने जो मुखालफत की है, जो उन्होंने तहफ्फुज़ात उठाए हैं, उनको ये इख्तियार नहीं है आईनी और कानूनी तौर पर, तो इसके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई भी हो सकती है कानूनी तौर पर? अलीना, ये पहली बार तो नहीं है। जब से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया है, चाहे वो गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट या उनकी रिमूवल की बात हो, बार बार वो डिले कर रहे हैं ऐसी चीजों पे जो कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे उनको करनी चाहिए। तो कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता, नंबर्स नहीं है, हमें पता है उनको इम्पीच करने के, तो ये चलता रहेगा। लेकिन एक बात है, हिस्ट्री में प्रेसिडेंट अलवी जो है उनका नाम एक बहुत एम्बैरेसिंग प्रेसिडेंट के नाम से जाना जाएगा, जिन्होंने अपने कानूनी आईनी फराइज जो हैं ना सिर्फ वो नहीं निभाए बल्कि उनका आप बात बिल्कुल सही कर रही हैं, लेकिन सलीम साफी साहब की तरफ मैं लेके जाना चाहूंगी। साफी साहब, बात में भट्टी साहब की भी वजन है इस तरह से कि इस वक्त पार्लियामेंट अगर आप देखें तो एक तरह से वन साइडेड है। ठीक है, हम उसमें कसूरवार किसी को भी ठहरा सकते हैं, पीटीआई का भी अपना कसूर, लेकिन सर जब इस तरह की कानून साजी के लिए कोई चेक एंड बैलेंस ना हो तो फिर अगर प्रेसिडेंट एक्ट कर रहा है अलीना मैडम शेख, मेरा जवाब आपने लेना था मुझसे। सर मैं लेती हूँ, आप अगर सलीम साहब जवाब लेना तो उन्होंने मेरा नाम लिया था। सर मैं आपसे आके लेती हूँ जवाब, पहले सबको जरा एक राउंड कर लें उसके अगर आप इजाजत दें तो। कुछ भूल चुका होगा, चलो चलो ठीक है। अच्छा साफी साहब, साफी साहब अगर आप इजाजत दें, अगर आप इजाजत दें। देखिए पहले तो पार्लियामेंट की जो वक़्त का ताल्लुक है जी, तो देखिए मैं तो पहले दिन से इसको जाली मानता हूँ, और इसमें मैक्सिमम लोग कासिम सूरी जैसे बैठे हुए थे कि जो दूसरे भी नहीं तीसरे नंबर पे आए थे, लेकिन उनके लिए टप्पे लगवा के, आरटीएस फेल करवा के और पोलिंग एजेंटों को बाहर निकलवा के उनको बिठाया गया। लेकिन ये फतवा मुझे आरिफ अलवी ने दिया, ये फतवा मुझे साकिब निसार ने दिया, ये फतवा इमरान खान ने दिया, ये बहुत सारे हमारे एंकर्स ने दिया कि नहीं ये तो इलेक्शन हुआ है। मैंने तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह न उसको इलेक्शन माना है, न उस पे वोट डाला है, न उससे पहले। लेकिन सर ऑपोजिशन भी फिर बैठी और उसको लेजिटिमेसी दे दी ना, फिर तो थोड़ा इससे आगे चलते हैं। तो अब आते हैं जो आज सिचुएशन है उसके ऊपर। अच्छा, अपोजिशन भी बैठी, उन्होंने गलती की, वो भी उसको, अच्छा उसके बाद तो इन्होंने मान लिया। अब मुझे इस पूरे सिस्टम में जिस बंदे ने सबसे ज़्यादा मायूस किया है उसका नाम है आरिफ अलवी, क्योंकि मज़हर अब्बास साहब बेहतर जानते हैं, कराची से पे वो अथॉरिटी हैं कि एक अच्छे ख़ानदान का आदमी, एक पॉलिटिकल वर्कर, एक पहले से नज़रियाती आदमी था, लेकिन सदर बनते ही उसके ज़मीर का आरटीएस सिस्टम मुकम्मल तौर पर फ़ेल हो गया है। अब अगर आरिफ अलवी के ज़मीर का आरटीएस सिस्टम फ़ेल ना होता तो ये जो बिल है जिसमें ये ओवरसीज़ को वोटिंग का, एक दिन में 33 बिल पास करके इमरान खान साहब ने इनको भिजवा दिए। तो ये पार्लियामेंटों में इस तरह होता है। तो अगर इन आरिफ अलवी के ज़मीर का आरटीएस सिस्टम फेल ना होता तो वो उन बिलों को भी वापस कर चुके होते। अगर उनके ज़मीर का आरटीएस सिस्टम फेल ना होता तो वो जस्टिस फायज़ ईसा के ख़िलाफ़ वो जो मनगढ़ंत रेफरेंस था वो वापस कर चुके होते। अच्छा, जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको गलत साबित कर दिया तो अगर आरिफ अलवी का ज़मीर ज़िंदा होता और उसका आरटीएस सिस्टम फेल ना हो चुका होता तो उसके बाद कम से कम फायज़ ईसा से एक माफ़ी तो मांग लेते। ठीक है, अगर उनके ज़मीर का आरटीएस सिस्टम ज़िंदा होता तो जब एक खातून को वज़ीर-ए-आज़म ने ब्लैकमेल किया और उसके ब्लैकमेल वीडियो चला के टीवी पे और उससे नैब को वो ब्लैकमेल कराते रहे, आपके तजिए से मैं समझूं वो ये ज़मीर की आवाज़ नहीं है, ये बस वो पार्टी उनकी जो लाइन है उसको टो कर रहे हैं। ये इमरान खान की गुलामी है, इमरान खान की गुलामी है। सर ये अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, माजी के सुदूर भी थे, लेकिन जो गुलामी ये कर रहा है इसकी हम किसी उनसे तवक्को नहीं कर सकते थे। मज़हर अब्बास साहब, देखिए मेरा तो सीधा सा, आरिफ अलवी साहब बहुत अच्छे दोस्त हैं, यहाँ कराची में बहुत पुराने सियासी कारकुन हैं, पीटीआई के बहुत शुरू के लोगों में हैं और वो आज तक पीटीआई के ही हैं, हालांकि सदर मुमलिकत बन गए हैं। वो उन्होंने इस हुकूमत को इम्पोर्टेड क्यों नहीं कहा और इसको इम्पोर्टेड क्यों नहीं समझा?
और इम्पोर्टेड समझते हुए वो उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? यानी ये बड़ी अजीब सी बात है कि ऐसा लगता है कि सिर्फ पीटीआई के कौमी असम्बली के अरकान जो हैं वो इसे इम्पोर्टेड हुकूमत समझ रहे हैं, ना सेनेटर इसको इम्पोर्टेड हुकूमत समझते हैं, ना सूबाई असम्बलियों के लोग इसको इम्पोर्टेड। फिर जो पूरा कंडक्ट है आरिफ अलवी साहब का, ये छोड़ दें पंजाब की सिचुएशन में जो उनका कंडक्ट था जी। तो मेरा ख्याल है कि वो अगर दस्तखत कर देते और उसके बाद अपना सोशल मीडिया के जरिए अपना इजहार कर देते, हमारे यहाँ तो बदकिस्मती से या तो प्रेसिडेंसी जो रही है हमारे यहाँ ऑल द प्रेसिडेंट्स बन रहे हैं या ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स बन रहे हैं हमारे यहाँ। जो प्रेसिडेंसी का तकाजा है, जो गवर्नर हाउस का तकाजा होता है कि वो पॉलिटिक्स से अबव होता है, वो सबको लेके चलने वाली सूरत हाल होती है, वो ना हमने ऐवान सदर में पिछले कई सालों से देखी है, ना गवर्नर हाउस में देखी है। तो हम अब ये पार्टी फोरम्स बन गए हैं और आरिफ अलवी साहब प्योरली पार्टी लाइन के मुताबिक फैसला कर रहे हैं, ज़मीर वगैरह छोड़ दें, वो सीधा सीधा पार्टी लाइन के मुताबिक फैसले कर रहे हैं। लेकिन मैं तो उनसे सिर्फ ये सवाल करता हूं कि वो उन्होंने इस हुकूमत को, जिसको उनकी पार्टी इम्पोर्टेड कहती है, उससे उन्होंने अभी वो कुछ आजकल में अमरीकी सफीर से भी मुलाकात करेंगे, तो इस पूरी सूरत हाल में उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया एक इम्पोर्टेड हुकूमत के इंस्टॉल? ये तो बहुत बड़ा तजाद नजर आता है जो एक नुक्ता अब मजहर साहब की गुफ्तगू पे देखें, मरकज में हुकूमत ख़त्म हुई, अच्छा, तो गैरत का तकाजा ये था कि इम्पोर्टेड समझ के आरिफ अलवी भी इस्तीफा दे देते। अब खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत कायम है, ठीक है, इनसे तो हमारे शाह फरमान का ज़मीर 1000 गुना ज़्यादा जिंदा था कि उन्होंने न इमरान खान से पूछा न किसी और से पूछा और गवर्नरशिप से इस्तीफा दे दी। अच्छा भट्टी साहब, आप जवाब भी देना चाहते थे पहले का, और ये जो मजहर साहब साफी साहब ने पॉइंट उठाया बड़ा अहम। मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा कि अगर कौमी असम्बली से तरीके इंसाफ ना उठती, तो मैंने उस ना उठती पे मफरूजे पे कहा कि अगर ये अदम एतमाद ना आती तो आज ये वोटिंग, ये बिल ही ना आते। ये जस्ट एक आपके साथ किया था, तो उस पे बिल्ड करके तो उस पे आगे बातें सुनाना। अच्छा, दूसरी बात पीका पर, सर पीका पर मैंने कई प्रोग्रामों में कहा था कि ये ना करें, ये खुदा के लिए ना करें, ये पिछलों ने किया था। यार आप पे डिस्कशन नहीं हो रही, आरिफ अलवी पे हो रही है, जो उन्होंने जारी किया था। प्लीज 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 सर, प्लीज बात सुने मेरी, आरिफ अलवी की बात हो रही है। उन्होंने कहा है कि इस फोरम पे उसका ज़मीर जिंदा है या नहीं है, मुझे बात करने दें। आपका ज़मीर जिंदा है नहीं, ये आप जानते हैं, उनका ज़मीर जिंदा है या नहीं ये वो जानते हैं, मुझे बात करने दें। अच्छा, दूसरा पीका पे मैंने कम से कम अपने तौर से आवाज उठाई। अच्छा ठीक है, फायज ईसा साहब पे मैं जायज समझता हूँ कि ये ठीक रेफरेंस भेजा था, कोई हर्ज नहीं था। अदलिया के पास एक जज का भेजा था, उसका जो फैसला आया उस पर मुझे बड़े एतराजात हैं, इसको भी छोड़िए। असल जमहूरियत में चेक एंड बैलेंस होते हैं। असल जमहूरियत में पार्लियामेंट को माना जाता है। ये आका और बादशाह का मामला है। यहाँ आका जो हुक्म करते हैं, अगर एक तरफ इमरान खान की गुलामी है तो दूसरी तरफ हाउस ऑफ शरीफ की गुलामी है, जरदारी साहब की गुलामी। अच्छा सर, पॉइंट नैब की इस्लाहत कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग वाले सर पॉइंट एस्टैब्लिश करें जल्दी से। और पंजाब, नहीं मेरी बात सुनिएगा, नहीं मुझे ब्रेक लेनी है। पंजाब में गैर आईनी वजीर आला मुझे भी जवाब देना है, और एक मुख्तसर तरीन गरीब दूसरी जगह इजलास हो रहे हैं और स्पीकर की कोई बात नहीं मान रहा और हम चढ़े हुए हैं इधर। यानी एक बंदा ये भी नहीं कह सकता कि कानून तो मंजूर हो ही जाना है, मैं इसके साथ नहीं हूं। ये जो डाके मार रहे हो आप सर, तो मजहर अब्बास साहब ने बड़ा प्यारा सवाल उठाया। उन्होंने कहा अगर ऐसा ही आपने कहना है तो आप इस्तीफा दें। एक मिनट ना सर, मजहर साहब ने बड़ा अच्छा सवाल उठाया। उन्होंने कहा अगर आपको एहतजाज करना है तो आपकी पूरी पार्टी इस्तीफे दे के साइड पे बैठी है, आप भी सदर की कुर्सी से इस्तीफा दे। जो आपने अपना पॉइंट उठाने उठाए, जो आपने एहतजाज करना करें। मैं तो इस हक में हूं मैडम शेख के कौमी असम्बली से अगर निकले थे तो केपी से भी निकलना चाहिए था, पंजाब से भी निकलना चाहिए था, सेनेट से भी निकल जाते। अगर सेनेट से नहीं निकलना था तो सदर भी इस्तीफा दे देते। और ये हिम्मत करे तो फौरन इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन फौरन इलेक्शन हो जाएगा। वो कहते हैं हमारी ये हिकमत अमली है
ले आप अच्छा, अब इस हिकमत अमली पे भी हमने गौर करना है। जान जा रहे, मेरा काम है ये करना। आप इस तरह ना करें, एक व्हाइट को व्हाइट कह देते हैं, एक तरफ ब्लैक है उसको भी कहते हैं व्हाइट पेंट करो। नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हम एक मिनट, ना मेरा नहीं ख्याल इस पैनल पे ऐसा हुआ है सर। रीमा, आप वजाहत करना चाहेंगे जल्दी से? खान भी सर एक मिनट, वो सदर बन रहा है, वजीर आजम बन रहे वो ये सब कुछ क्यों कर रहा था? खान पे ये इल्जाम, ये इस पे इंसदादी दहशतगर्द। सर एक मिनट, रीमा को जवाब का मौका दीजिएगा साफी साहब। सदर बन रहा था, ठीक है, इस मुल्क में सर रीमा को जवाब का मौका दीजिए, फिर मैंने ब्रेक लेनी है। मैंने बनाया है। खलत वापस ना करे ये साफी साहब को दूसरे से उलझा के वो बहस को। साफी साहब एक मिनट, भट्टी साहब प्लीज। खान पे केसेस, साफी साहब, भट्टी साहब, साफी साहब, भट्टी साहब मुझे इजाजत दीजिए। इल्जाम नहीं है इस मुल्क में। साफी साहब, भट्टी साहब, पूछना क्या नहीं पूछना, साफी साहब, भट्टी साहब सवाल करना। आप कैसे नहीं मुझे जवाब दे रहे हैं? भट्टी साहब एक मिनट सर, नहीं सर, सब एक दूसरे को जवाब दे सकते हैं, डिस्कशन तो हम लोग एक दूसरे से कर सकते हैं। एक मिनट, आप दोनों मेरी बात सुनेंगे प्लीज, आप दोनों मेरी बात सुनेंगे। अच्छा, ब्रेक ले रहे हैं जी। मेरे दोनों एनालिस्ट माजरत के साथ बात ही नहीं सुन रहे। छोटी सी मैंने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लाया अमल आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या है उसको भी जरा गौर से देखेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक से पहले ज़रा हीटेड डिबेट हो गई हमारी। सदर मुमलिकत ने जो नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस और जो इलेक्शंस एक्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए हैं उसके ऊपर गर्मा गर्म बहस जारी है। रीमा, आप जवाब देना चाह रही थी, मुख्तसरन प्लीज़। अलीना, रेट्रिक का जवाब मुश्किल है देना, लेकिन हमें टीवी पे बैठ के हमारे मुल्क की जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें पार्लियामेंट सबसे सीक्रेट इंस्टीट्यूशन है उसका ऐसे मजाक नहीं बनाना चाहिए। पार्लियामेंट कानून साजी करती है, अगर वो आइन के खिलाफ हो आप सुप्रीम कोर्ट पिटिशन लेके जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स भी उन कवानीन को स्ट्राइक डाउन कर सकती हैं। ये हमारा एक तरीका कार है जो आइन में वाजे है। उसमें प्रेसिडेंट जो है अगर उनका जमीर जागता है, जो हमें मालूम है पॉलिटिकल वजूहात की वजह से, जो साफी साहब ने कहा एक शख्स की गुलामी की वजह से वो प्रिटेंड करते हैं कि उनका जमीर जागा है, तो उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और दूसरी एक और बात, भट्टी साहब ने एक एग्जाम्पल दिया कि नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया, वो कोई कानून लाए उस डिस्क्वालिफिकेशन को रिवर्स करने के लिए। ये कौन सा कानून है? मैं तो ऐसे किसी कानून को नहीं जानती जो रिवर्स करने के लिए लाया गया हो, तो प्लीज वो एक्सप्लेन अगर करते हैं तो। भट्टी साहब। मैडम शेख, मैं उसकी बात कर रहा था पार्लियामेंट की, कि पार्लियामेंट में जब नवाज शरीफ साहब नायल हुए तो सारे 163 लोग खड़े हो गए और उन्होंने नायलियत को एहलियत में बदल दिया। लेकिन मैं रीमा साहबा से सवाल करता हूं कि पहले भी इस पार्लियामेंट ने वो पूछेंगे क्या मतलब था, पहले कौन सा कानून, पहले भी इस पार्लियामेंट नहीं, मुझे बात ही नहीं सुनी। आप फिर वो काट रही हैं मुझे दरमियान में। सर वो पूछ रही हैं आपसे ना, अब वो काट रही हैं दरमियान में, वो भी कोई बात ही नहीं सुनता। सर वो आपसे सवाल पूछ रही हैं। मैं तो सारों को काटता हूं। भट्टी साहब प्लीज इसको पर्सनल ना लिया करें। भट्टी साहब टैंट्रम ना थ्रो करें। पहले भी, अच्छा मैडम सवाल पूछ रही हैं, बता दें। पहले भी इस सिंपल सी बात, इसी पार्लियामेंट ने पहले भी एक एनआरओ सारों को दिया था, मुशर्रफ साहब जो लेके आए थे, वो सुप्रीम कोर्ट ने किया, रद्द किया। आज फिर ये पार्लियामेंट नैब की तरमीम के जरिए एक और एनआरओ देने जा रही है, वो भी सुप्रीम कोर्ट का करेगी। तो पार्लियामेंट क्या करेगी? पार्लियामेंट इन्हीं कामों के लिए रह गई है। यानी अच्छा ठीक है, जाओ, आपका पॉइंट, दूसरे भी कानून और आइन के नाम पे आप अपने केसेस सुलझाते हैं। मज़े साहब, रीमा, भट्टी साहब का पॉइंट ठीक कि फिर जिम्मेदारी भी तो लेजिस्लेटर्स के ऊपर होती है ना, इसीलिए उनको सबसे ऊपर रखा गया है सिस्टम में, सो उनको भी तो जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। देखिए अलीना, दो चीजें हैं इसमें। एक तो ये है कि ये नैब का कानून अगर प्रेजेंट किया गया, मैं जाती तौर पे नैब के हक में हूँ, उसको बेहतर बनाने के लिए जरूर मैं चाहता हूँ। लेकिन नैब को जो लोग ये कहते हैं नैब खत्म कर देना चाहिए, मैं उसके खिलाफ हूँ। लेकिन सवाल ये है कि ये चीज तो अगर पीटीआई वहां मौजूद होती तो ये कानून पास करना आसान नहीं होता, पहली चीज। दूसरी बात यह कि पीटीआई अब भी इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकती है। ये जो लाए हैं, जो इस वक्त पार्लियामेंट ने पास किया, आप जाएं चैलेंज करें। बिल्कुल इसी तरह कि इमरान खान मुसलसल इलेक्शन कमीशन को वो क्वेश्चन करते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जामात लगाते हैं, लेकिन आज तक वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में नहीं गए, चीफ चेयरमैन इलेक्शन कमीशन में। क्यों?
सर ये जो सदर मुमलिक बड़ा अहम आपका पॉइंट है भट्टी साहब, बुनियादी नुक्ता उनका ये है बुनियादी। अच्छा रीमा भी कुछ कहना चाहती हैं, रीमा का पॉइंट लेते हैं, आपके पास आती हूं। एग्री नहीं करती कि ये एनआरओ है, ये कोई एनआरओ नहीं है। बहुत से लोग जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो नायब मजहर साहब की अपनी राय इस पे हो सकती है, और लोगों की अपनी राय है जो नायब के खिलाफ है। जो नायब के जो कानून बना, जो ऑर्डिनेंस जनरल मुशर्रफ ने बनाया, उसी के खिलाफ है, और वो चाहते हैं कोई अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम मुख्तलिफ आए जो ज्यादा संजीदा अकाउंटेबिलिटी को ले, इंतकाम के लिए ना इस्तेमाल हो। और क्योंकि नायब के कानून में फंडामेंटल इश्यूज थे जो कुछ तरामीम से नहीं बेहतर हो सकते, तो लोग हैं ऐसे जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो आपको उनको भी संजीदगी से लेना है। जरूरी नहीं है कि नायब को अगर डाइल्यूट किया गया, और बहुत सी इसमें जो तरामीम है वो सिविल सोसाइटी, इंसानी हुकूक ऑर्गेनाइजेशंस, यूरोपियन कमीशन, ह्यूमन राइट्स वॉच, HRCP की तरफ से आई थी। आप उन्हें भी कहेंगे वो एनआरओ का हिस्सा था, तो ये तो ना कहें। और फिर भी अलीना, ये एक बैलेंस ऑफ पावर्स होता है। पार्लियामेंट करती है, पार्लियामेंट पास करती है कानून, अगर वो आइन के खिलाफ हो सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है, लेकिन इसमें आइन के खिलाफ क्या है मुझे तो नहीं नजर आता। ठीक है भट्टी साहब, मुख्तसरन अपना पॉइंट एस्टैब्लिश कीजिएगा, फिर आई हैव टू टेक अ ब्रेक। मैडम शेख, मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूं कि प्लीज़ अल्लाह के नाम पे, मिसाल के तौर पे, मनी लॉन्ड्रर कौन था इस मुल्क में, इल्ज़ामात किस पे थे? मनी लॉन्ड्रिंग नैब के दायरा कार से बाहर। अब मुल्ज़म के असास, बीवी बच्चों के असास से मुल्ज़म के असास से नहीं। सर जो हम थोड़ा सा डाइग्रेस कर गए, सर एक मिनट सर, हम थोड़ा डाइग्रेस कर गए। मैं आपको ना इसको बड़े अच्छे तरीके से ये FIA बंद, सर हम थोड़ा सा डाइग्रेस कर गए। सर इन बड़ों को इनका तरीका, इसका तरीका बड़ा अच्छा ये था सर, इसका बड़ा अच्छा तरीका ये था कि PTI पार्लियामेंट में आके बैठती, कौमी असम्बली में आके बैठती और इसको रोकती, अपने साथ वो नहीं हो सका। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, नैब साथ था, अपने साथ था। अच्छा, इमरान खान आया, नैब बुरा हो गया, चेयरमैन खुद लगाया हुआ था। साफी साहब नहीं, नैब खत्म करने से पहले भी बहुत कोशिश हो रही थी। क्या पीपल्स पार्टी ने भी कोशिश की थी पहले, बहुत प्रपोजल भी बने थे नए अकाउंटेबिलिटी इस तरह किसी ने शर्मनाक तरीके से नहीं किया जिस तरह आज हुआ। अच्छा साफी साहब की बात सुन ले जी। साफी साहब मेरी गुजारिश पहली बात यह है कि इस नैब के खिलाफ नवाज शरीफ और जरदारी के नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद है, हाई कोर्ट के फैसले मौजूद है, जिसमें नैब के बारे में ये कहा गया है कि ये ज्यादती कर रहा है, ये जुल्म कर रहा है, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है। साबिक चेयरमैन नैब गवाही दे चुके हैं, नंबर 1। नंबर 2, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने जितना नैब को भुगतना था वो भुगत चुके हैं। वो सलमान रफ़ीक और साद रफ़ीक की शक्ल में, शायद खाकान की शक्ल में भी, और जरदारी की शक्ल में भी, और किसी तीसरे के शक्ल में भी। नंबर 3, इसमें आप देखें कि बहुत सारे ऐसे लोग सर जिनका इससे ताल्लुक नहीं था, मसलन ब्रिगेडियर असद मुनीर। सर मसला बताऊं क्या है, आप जो कह रहे हैं सर, देखिए हम थोड़ी सी ना डाइग्रेस कर गए और हम इस वक्त डिबेट कर रहे हैं नैब लॉ के ऊपर, लेकिन जो तरमीम हुई है उनके ऊपर। लेकिन सर बुनियादी मामला ये है कि जो तरमीम इस तरह की होती हैं, अगर कोई कानून साजी हो रही है तो उसके लिए तमाम शराकतदारों को मिलकर बैठना जरूरी है, जो हमारा बुनियादी नुक्ता भी है, इसके ऊपर सारे कंसेंसस करते हैं। अब मसला इसमें ये है तो सर मसला शराकतदार, मेरी गुजारिश सुने नहीं अलीना, मेरी गुजारिश सुने, तमाम शराकतदार जब इमरान खान कर रहे थे कानून साजी, ठीक है, उसमें PTI के सिवा कोई शराकतदार नहीं था। अब जब इन्होंने कानून साजी की है, उसमें दीनी जमातें हैं, उसमें पीपल्स पार्टी है, उसमें नून लीग है, उसमें कॉम्परस जमातें हैं। अख्तर बेंगल पे तो नैब का केस नहीं है ना, उसने भी सपोर्ट किया है सर, लेकिन क्या उसको निकालना चाहिए सर, वो एक आखिर में ऐसी जमात जिसको इतने ज्यादा वोट मिले कौमी असेंबली में, क्या उनकी शराकत के बगैर, क्या उनसे सलाह मशवरे के बगैर ये माना जाएगा? साफी साहब ने एक सवाल पूछा, आप लोग प्लीज अगर एक लाइन में दें तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। मजहर अब्बास साहब की पहले, मजहर साहब सिर्फ एक लाइन, रुक जाए भट्टी साहब। अच्छा देखें, इदारे आप बना के तबाह कर देते हैं। इदारों को इदारों की तरह बनाएं और उनको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करें, तो एंटी जो अकाउंटेबिलिटी भी सही होगी। लेकिन अगर किसी इदारे को आपने पॉलिटिसाइज किया और सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया
तो वो तबाह हो जाएगी। और ये नैब आज से नहीं, उस वक्त से तबाह हुई जब 2002 में जनरल मुशर्रफ ने अपने इख्तिदार को तूल देने के लिए नैब को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया। ओके भट्टी साहब, और डिजाइन में फ्लॉज थे। मैडम शेख राना सना पे झूठा केस, एहसन इकबाल पे झूठा केस और मिफ्ता इस्माइल का झूठा, मैं समझता हूँ झूठे केस हैं। मगर इस तरह तो पुलिस भी फिर ज्यादतियां करती है, बहुत सारे झूठे मुकदमे करती है, तो पुलिस बदल दो। FIA भी कुछ करता है गलत तो FIA बदल दो, सारा कुछ। माजरत के साथ भट्टी साहब, इस्लाहात तो जहां पर जरूरत है वहां पर करने चाहिए। भट्टी साहब ये पॉइंट, अपने केस, मुझे इजाजत है भट्टी साहब। भट्टी साहब के वकील मिलकर नैब बदल रहे हैं। भट्टी साहब थोड़ा सा आपका जो पॉइंट है यहाँ पर वीक है, माजरत के साथ। अलीना प्लीज सर, मैं साफी साहब मुझे आपका पॉइंट समझ आ गया। नहीं सर, मैं यहाँ पे इस डिवोर्स को जो बताया नहीं है, महकमे पे एतराज है वो बदल दें। सर बदल दें, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं कर रहा। 1 मिनट, ऐसी इस पैनल पे किसी ने बात की, प्लीज ऐसी इस पैनल पे किसी ने बात नहीं की सर। सिर्फ इस्लाहात की बात हो रही है, जहां पर बेहतरी की जरूरत है वहां पर मेरा ख्याल है हम सबको इसमें कंसेंसस की बात है सर। इसीलिए एग्जैक्टली तो मैं चाहूंगी हम यहाँ पर एक ब्रेक लें छोटी सी, और एक दिन हम पूरा शो रखते हैं जो अभी मौजूदा तरमीम हुई है उसके ऊपर। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। गुज़श्ता रोज़ महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया PTI ने। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इमरान खान ने कहा कि तैयार हो जाए, 10 जुलाई से पहले कॉल दे सकता हूँ, लेकिन वो कॉल क्या होगी, क्या उसके बाद लाहे अमल होगा एहतजाज से मुतल्लिक, कुछ वजाहत सामने नहीं आ रही है। अपने तज्जियाकारों से भी यही पूछेंगे कि ताहाल हुकूमत मुखालिफ कोई वाज़ेह लाहे अमल देने में PTI क्यों नाकाम है, इसकी वजह क्या है। ओपन ऑप्शन है सबके पास। मजहर अब्बास साहब, देखिए, पसे पर्दा कुछ बातचीत चल रही है, और बातचीत में जो चीज़ें आ रही हैं सामने वो यही है कि PTI की तरफ से ये कहा गया है कि इलेक्शन का अगर ऐलान कर दिया जाए, चाहे वो बियॉन्ड नवंबर हो, तो उसके बाद इवन कौमी असम्बली में भी वो वापस आ सकते हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर सकते हैं। और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में वो चाहते हैं कि EVM भी रहे और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का सपोर्ट भी रहे। तो गालिबन जो बातचीत चल रही है उसमें और भी बहुत सी चीज़ें हैं। कभी बातचीत वो हो जाती है, डेडलॉक का शिकार हो जाती है, कभी दोबारा शुरू हो जाते हैं। तो गालिबन उसकी वजह से इमरान खान जो है अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी जरा देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि क्या होगा। इरशाद भट्टी साहब, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो ये भी कहते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी हल्की आंच पे, जैसे आप कहते हैं, धमकी लगाते भी रहते हैं कि ऐसा कुछ करूंगा, ऐसा धमाका करूंगा कि पता चल जाएगा। लेकिन जैसे मजहर साहब कह रहे हैं कि पसे पर्दा भी चीज़ें चल रही हैं, तो फिर ये साथ साथ जो मामला चल रहे हैं, आप इसका कैसे तज्जिया करते हैं? मैडम शेख, सबसे पहले जो महंगाई की हाल है, जो डॉलर का हाल है, जो स्टॉक एक्सचेंज का हाल है, जो इस कंफ्यूज हुकूमत का हाल है, शर्मनाक। हुण आराम जे, हुण ठंड पै गई जे, बड़े तजर्बाकार तो एक्सपीरियंस तो अहल तो लंदन तो अमेरिका तो बरतानिया, अमेरिकी सफीर के घर पहुंच गए कि सर ऑपोजिशन तगड़ी हो ना तो हुकूमत भी इन चेक रहती है, हमेशा ये उसूल है। ऑपोजिशन यहाँ पर अभी हमें जरा खुद कंफ्यूज नजर आ रही है, इसकी वजह बता दें। दूसरी बात मैडम शेख, पहले आप अगर एक नजूमी के कहने पर जाके बैठ जाएं पिशावर, फिर आप उधर से निकलें और घर आके बैठ जाएं, और फिर वीडियो लिंक की खिताब फरमाएं, फिर उसके बाद लोगों को कहें बाहर निकलें और हम बाहर नहीं निकलना, और फिर आप कहते हैं कि मैंने बातचीत बंद कर दी, फिर आप बातचीतें चलाएं। अपनी पार्टी आप जो है वो उसका ढांचा ही कोई ना हो, और आप धमकियां वीडियो लिंक से बाहर निकलें। इमरान खान साहब बाहर निकलें, लोग आपको देखने के लिए तरस रहे हैं। क्यों? आपकी जान सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारी कोई जान नहीं है जो सड़कों पे फिर रहे हैं, जो रुल रहे हैं। बाहर निकलें और लीड करें, तो ये अवाम सारे निकलने को तैयार हैं। जितनी महंगाई, बेरोजगारी, क्यों नहीं निकल रहे भट्टी साहब? मुख्तसरन एक जुमले में बताइएगा बस। इसकी 3 वजह हो सकती है। एक वजह गिरफ्तारी का खौफ भी हो सकता है, एक वजह जो उनको सारी पार्टी ने कहा है आपकी जान को खतरा है, वो भी हो सकता है, और एक वजह यह भी हो सकती है कि कोई बैकडोर राब्ते चल रहे हैं, अभी वो बाहर इस तरह खुला के ना निकलना। सलीम साफी साहब, क्या बैकडोर राब्ते चल रहे हैं, इसकी जरा तफसील तो बताइएगा, आपके पास बड़ी अंदर की खबर होती है सर। मौजूदा वेस्टर्न महज़ब वर्ल्ड के कवानीन को या पाकिस्तान की लॉ को
रीमा बेहतर समझती है, ठीक है। आप उनसे पूछ ले कि दुनिया में क्या किसी ऐसे कानून को गवारा किया जाता है कि जिसमें एक बंदे को आप मुजरिम डिक्लेयर करते हैं पहले से, पसंद नापसंद की बुनियाद पे एक फ़र्द को आपने इख्तियार दिया होता है और अपने आप को साफ करना फिर उसकी जिम्मेदारी होती है। नहीं, दुनिया में हर बंदे को उस वक्त तक मासूम समझा जाता है जब तक कि आप पहले उनको गिल्टी साबित ना कर ले। नैब का कानून ये कहता है एक फ़र्द के हाथ में इख्तियार होता है कि वो किसी बंदे को मुजरिम करके और गिरफ्तार कर ले, और वो किस्से तो हम बयान नहीं कर सकते कि जो कुछ हुआ चेयरमैन नैब को कौन चलाता रहा। नहीं भट्टी साफी साहब, आपका पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त। सर, मैंने इसीलिए इस चीज के ऊपर, इस नुक्ते के ऊपर कंक्लूड किया कि आने वाले दिनों में नैब के बिल को, सर नैब तरमीमी बिल को हम जो है पूरी तरह डिस्कस करेंगे सर। उसमें फिर बर्डन ऑफ प्रूफ भी आ जाएगा और उससे मुतालिक जो तरमीम की है वो भी आ जाएगी। सर सब आ जाएगा। मैं आपको खुसूसी तौर पे दावत दूंगी, चाहे आपका दिन हुआ ना हुआ, ये मेरा आपसे वादा है। नहीं, नवाज शरीफ, जरदारी और इमरान खान आपने बस हामी भर लेनी है उस दिन आने पे। सर नहीं, सर अब मैं आपको इतना ऑनर कर रही हूँ सर, मुझे भी तो आप ऑब्लाइज करें कि इस दौरान मैं उसका जवाब भी दे सकता था सर। सर फिर उसके बाद आपकी बात का कोई जवाब भी देना चाहेगा सर, फिर आपकी बात का भी कोई जवाब देना चाहेगा, फिर ये इंसाफ नहीं होगा सर। फिर आपकी बात का भी कोई जवाब देना चाहेगा, आपका पॉइंट बड़ा अहम है, प्लीज मुझे बता दीजिए। जरदारी, नवाज शरीफ, इनको जाने दे। मेरा मजहब ये कहता है, दीन ये कहता है, कुरान ये कहता है, ये कुरान के खिलाफ कानून है, अच्छा, ठीक है कि आप एक इंसान को उस वक्त तक मासूम समझेंगे जब तक कि आप उसको कोई अदालत उसको गिल्टी साबित ना कर दे। ठीक है, ये मामूली बातें नहीं है, चले साफी साहब की नहीं है। बिल्कुल ठीक है साफी साहब, ये बड़ी सीरियस बात है, इसीलिए मैंने इसको किसी और दिन के लिए रखा है। हम लोग आराम से बैठ के करेंगे, और अगर आप पैनल पर आना चाहें आपके लिए फ्लोर खुला है। रीमा, बुनियादी सवाल का अगर आप जवाब देना चाहें, तहरीक इंसाफ की हुकूमत की अभी तक क्यों स्ट्रैटेजी नज़र नहीं आ रही? मज़हर साहब कह रहे हैं कुछ पसे पर्दा चल रहा है, भट्टी साहब भी उसकी कुछ ना कुछ हिमायत करते हैं, साथ कहते हैं कुछ कन्फ्यूजन भी है खान साहब को। अच्छा, पहले तो मैं साफी साहब से एग्री करती हूँ, ऐसे कवानीन मुहज़्ज़ब मुआशरों में नहीं होते। यूके में सिविल लॉज की मिसाल लेके यहाँ पे क्रिमिनल लॉज को डिफेंड किया जाता है, जहाँ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस को रिवर्स हमने कर दिया। दूसरी बात अलीना, मेरा ख्याल है खुर्रम दस्तगीर साहब ने बहुत अच्छी बात की, जो उन्होंने फैक्चुअल बात की, ऑनेस्ट बात की कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और जो यूनिटी गवर्नमेंट का आना है, इसके पीछे मुआशी सूरत हाल को बेहतर बनाना शायद नहीं था। पॉलिटिकली कुछ खौफ थे जिनको पहले से प्रिडिक्ट किया गया, और उसके खिलाफ ये पूरा जो स्ट्रैटेजी है ये बनाई गई, जो कुछ अपॉइंटमेंट से रिलेटेड थी, और उसके बाद क्या आइन के तरमीम करने के कुछ खदशात थे, और पॉलिटिकल अपोनेंट्स के खिलाफ किस तरह के एक्शंस लेने के थे, उसके कुछ खदशात थे। तो ये उन्होंने मेरा ख्याल है बात दुरुस्त की। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, नई हुकूमत इन वजूहात की बुनियाद पे आई। इकोनॉमी सबको पता, ये तो हमारे मज़हर अब्बास साहब भी बड़ी देर से कह रहे हैं और सवाल भी उठाते हैं ना, ये मेरा ख्याल है सबको, और इकोनॉमी के जो मसाइल, तो क्या रीमा अब आने वाले दिनों में हम यही एक्सपेक्ट करें कि हमारे जो मुल्क के पॉलिटिकल मामलात है वो इसी तरह से पसे पर्दा सॉल्व होंगे, और जो डील्स हैं वो सारी इसी तरह होंगी? क्या है ये मैं इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानती, लेकिन देखिए पीटीआई अपने ही नैरेटिव का की विक्टिम बन चुकी है। उनका इंपोर्टेड गवर्नमेंट का नैरेटिव आईएमएफ क्यों पाकिस्तान की सपोर्ट में नहीं निकल के आ रहा, उसको कॉन्ट्रडिक्ट साथ कर रहा है। अगर ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट है आईएमएफ को, तो इन्हें पैसे ही देने चाहिए थे, यूएस को एड देनी चाहिए थी, क्यों नहीं मिल रही? तो अब ये सब जो उनके अपने नैरेटिव्स हैं ये उनके खिलाफ जा रहे हैं। लेकिन ये अफसोस की बात है रीना, क्योंकि ये जो नई हुकूमत है ये पीपल्स फ्रेंडली नहीं है। जो ये इक़दामात मुआशी ले रहे हैं ये पीपल्स फ्रेंडली नहीं है, और काश हमारे मुल्क में एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होती जो पार्लियामेंट में और मुख्तलिफ फोरम पे आवाज उठाती, ये ड्रामाबाजी जो है इम्पोर्टेड हुकूमत की ये ना करती। अच्छा जी, ठीक है, इजाजत दीजिए, हमारे पास आज वक्त इतना ही था। आने वाले दिनों में मजीद भी जो नैब बिल के ऊपर खास तौर पे हमारे तज्जियाकार बहस करना चाह रहे हैं, हम जरा उसको तफसील में करेंगे। अपनी राय सोशल मीडिया के ऊपर शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।